आदाब, नमस्कार। मेरा नाम समी अहमद है और आप बिहार लोक संवाद .net में आज हमारे मेहमान प्रोफेसर इम्तियाज अहमद साहब को देख रहे हैं, जिनसे इससे पहले भी हम लोगों ने बात की थी बीपीएससी की तैयारी के बारे में और ख़ास के हज भवन में कैसे तैयारी होती है इसके बारे में। आज हम उनसे जो बातचीत कर रहे हैं वो है सिलेबस पर। प्रोफेसर साहब, हम इससे पहले के सिलेबस पे बात करें, थोड़ी से मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कब 64वीं है, कब 65वीं है और किसका क्या चल रहा है, किसका प्रीलिम चल रहा है, किसका मेंस है, किसका इंटरव्यू है। तो अभी ताज़ा हालत क्या है, ताज़ा स्थिति क्या, जरा एक बार हमको बताते हैं इस बारे में। अभी जहां तक हमको पता है, वैसे कमीशन के वेबसाइट पर ये सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जी। तो जहां तक हमको पता है, अभी इंटरव्यू हुआ है ये 64th का जी। इवैल्यूएशन हो रहा है 65th का और पीटी हुआ है 66th का। अच्छा, तो मतलब इसके बाद जो है वो नहीं, आई एम सॉरी, पीटी होगा 66th का, अभी इवैल्यूएशन 65th का हो रहा है। मैं ये मेरा इंप्रेशन गलत भी हो सकता है। ये बीपीएससी के इंटरनेट वेबसाइट पे जाके मालूम कर सकते हैं, वेबसाइट पर मिल जाएगा वो सारी ऐसा तफसील। क्यों हुआ ये जो हर साल जिसको होना चाहिए था, ये इतना गैप क्यों हो रहा है कि किसी का पीटी है, किसी का मेंस है, किसी का इंटरव्यू चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। हकीकत ये है कि पहले कुछ वर्षों में काफी गैप रहा है। अच्छा। एक आध मिसाल आप देखेंगे जब 2-3 एग्जाम्स को एक साथ मर्ज करके लिया गया। जी जी जी। इधर लेकिन एक अच्छी बात यह हुई है कि गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज भरने की कोशिश मुस्तकिल की जा रही है और जब वैकेंसीज भरी जा रही हैं तो हर साल इम्तहान हो रहा है। जी। कुछ बैकलॉग भी था, पहले के कुछ एग्जाम्स जो वक्त पर नहीं हो सके थे उनको भी लेना था। इसीलिए आप देखिएगा कि एक साल में एक से ज्यादा, एक प्रीलिम्स भी हो रहा है, मेंस भी हो रहा है, इंटरव्यू भी हो रहा है। ये कोशिश इसी बात की है कि जो बैकलॉग है वो क्लियर हो जाए और वैकेंसीज जिस तरह से आ रही हैं उनको फिलअप करने में कोई ताखीर भी नहीं हो, कोई डिले नहीं हो। सही। अब हम आते हैं आज के सवाल पर। बीपीएससी में जो है क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, लेकिन क्या सवाल बीपीएससी का जो सिलेबस है उसी लेवल का आता है, उसी लेवल के सवाल आते हैं या उसका कुछ लेवल अलग होता है? नहीं, लेवल तो वही है। अब सवाल ये होता है कि बीए के टीचिंग स्टैंडर्ड को आप किस तौर पर लेते हैं। मसलन हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है, टीचिंग का लेवल अलग होता है। कोशिश जहां तक हम समझते हैं क्वेश्चन में ये की जाती है और ये नजर भी आता है क्वेश्चन पढ़ने से कि इनके बीच एक बैलेंस रखा जाए। अब ये भी आप ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन जो सेट करता है उसका भी एक अपना स्टैंडर्ड होता है, उसका भी एक अपना असेसमेंट का लेवल होता है। तो कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स की, जो कैंडिडेट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं या जो एग्जामिनर है, जो परीक्षार्थी हैं, उनके हिसाब से बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये मुश्किल या आसान का जो मामला है वो इस पर डिपेंड करता है कि सेटर ने किस तरह का सवाल चुना है। सवाल बीए के ही स्टैंडर्ड का होता है, कोई बहुत स्पेशलाइजेशन की उसमें जरूरत नहीं होती है, मगर ये कि सवाल कई तरह का हो सकता है। एक बहुत सीधा, सिंपल, डायरेक्ट सवाल हो सकता है। एक सवाल वो हो सकता है जिसमें एनालिसिस की जरूरत है। एक आप में क्रिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, आप किसी भी प्रश्न का जवाब देने में एक विश्लेषण उसका करें, आप उसकी व्याख्या कर सकें, इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो वो सिलेबस वही है, लेवल वही है, सवालों का जो पैटर्न है वो कुछ कुछ बदलता है और वो बहुत हद तक सेटर का जो अपना एक असेसमेंट का पैरामीटर है उस पर डिपेंड करता है। उसका कोई एक मॉडल फॉर्म नहीं, किसी तरह के सवाल आएंगे। अच्छा, कितने तरह के जनरल स्टडीज के अलावा कितने तरह के सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और उनका सिलेबस कहाँ से मालूम करना चाहिए? गाइड बुक से मालूम करना चाहिए या कोई और जगह से मालूम करना चाहिए? नहीं, अब तो देखिए बहुत आसानी हो गई है जी। हमने पहले भी कहा, बीपीएससी का जो वेबसाइट है जी, उस पर जाकर आप ये सारी बातें देख सकते हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितना सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, और वो सबसे ऑथेंटिक है।
हम ये नहीं कह रहे कि बाजार में जो सिलेबस की कॉपी मिल रही है वो ऑथेंटिक नहीं है। जी जी। उसको भी लोग बहुत एहतियात से तैयार करते हैं छापने के लिए, लेकिन जब आप डायरेक्ट जो सोर्स है उसी को एक्सेस कर सकते हैं तो फिर इस सेकेंडरी सोर्स की तरफ जाने की क्या जरूरत है। सही। तो मेन सब्जेक्ट्स क्या है जो लोग चूज करते हैं इसके लिए? हम उसी को कह रहे थे, कि आप वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। हम ये कह रहे थे कि आपको सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी। मसलन ये कि पहले आपको प्रिलिमिनरी का एग्जाम देना है जो पीटी आमतौर पर कहलाता है, उसमें एक ही पेपर होता है और वो पेपर जनरल स्टडीज का होता है। सही। उसी की बुनियाद पर आप क्वालिफाई करते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए। मेन एग्जामिनेशन में फिर जनरल स्टडीज का 2 पेपर हो जाता है और उसके अलावा आप कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं। पहले 2 ऑप्शनल की इजाजत थी, अब नहीं, एक ही ऑप्शनल रख सकते हैं। और ये ऑप्शनल पेपर भी पहले, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो पहले 2 पेपर में बटा रहता था, अब वो भी नहीं रहा है। एक सब्जेक्ट है, एक ही पेपर है, और फिर आपका जो हिंदी का कंपलसरी पेपर है वो है। तो यही अभी पैटर्न है एग्जाम का, यही सब्जेक्ट्स आपको चुनने हैं, इन्हीं पर तैयारी करनी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट सिलेबस में मौजूद है और उसको देखा जा सकता है। हर सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं उनको भी मेंशन कर दिया गया है और लड़के उसी हिसाब से जिस सब्जेक्ट में खुद को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जो समझते हैं कि वो ज्यादा अच्छा कर सकेंगे, तो उसी पेपर को चुनते हैं। जनरल स्टडीज में तो कोई चॉइस नहीं, तो कंपलसरी पेपर है। जी जी। ऐसे भी या हिंदी का भी पेपर कंपलसरी है, सिर्फ ऑप्शनल पेपर में आपको चॉइस है, ऑप्शनल कहलाता ही है, उसमें आप अपनी मर्जी से कोई एक पेपर चुन सकते हैं। सही। अच्छा, सिलेबस के बारे में आमतौर पर ये बहस होती है कि सिलेक्टेड पढ़ना चाहिए या पूरा पढ़ना चाहिए। कुछ लोग जो है ये सोच के पढ़ते हैं कि चूंकि इससे ज्यादा सवाल आएंगे तो इसको ज्यादा पढ़ना है। आपकी राय क्या होगी उनके लिए? देखिए, हर आदमी की तैयारी का अपना एक तरीका होता है, उसमें जो उसको मुनासिब लगता है, जो बेहतर लगता है, उसको वो अपनाता है। मेरा जो तजुर्बा है और मेरा मशवरा अगर हो तो ये कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस पर तैयारी करने की जो एक आदत यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पड़ जाती है अक्सर स्टूडेंट्स को, वो गलत है। क्योंकि आप अगर सिलेबस देखेंगे, कोई भी जनरल स्टडीज का ही पेपर देख लें, तो काफी वो वास्ट है, काफी ज्यादा है। बास चीजें हैं जो ठीक है कि आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक टॉपिक जो जनरल स्टडीज में है बिहार के कल्चर के बारे में, अब उसमें 2 या 3 टॉपिक्स हैं, वो घूम फिर करके वही टॉपिक्स आते हैं, तो उसमें आप चॉइस कर सकते हैं कि भाई अगर आज टॉपिक ए आ गया है तो आने वाले इम्तिहान में बी और सी में से कोई एक आएगा ही, तो वहां आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें और भी हैं तो आप उसमें नहीं स्पेसिफाई कर सकते, बस यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि आप अगर इंपॉर्टेंट मान भी लेते हैं किसी एक टॉपिक पर, तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। एक ही मौजू पर मान लीजिए, अगर एक मिसाल हम आपको दें, चंपारण सत्याग्रह एक टॉपिक है जनरल स्टडीज में, अब उस पर बहुत तरह के सवाल आ सकते हैं, उसके कॉजेस पर आ सकते हैं, उसके सिग्निफिकेंस पर आ सकते हैं, उनको कैसे इंटरप्रेट आप करेंगे इस पर आ सकता है कि उसका क्या इम्पैक्ट नेशनल मूवमेंट पर पड़ा। तो आपको बेहतर यह है कि आप टॉपिक्स को चुने, क्वेश्चंस को नहीं, और उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें। जाहिर है कि पूरा सिलेबस पढ़ना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, बहुत ब्रॉड, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है सिलेबस। तो आप ये कर सकते हैं एक बीच के रास्ते के तौर पर कि आप बजाय क्वेश्चंस को चुनने के टॉपिक्स पर फोकस करें और हर उस टॉपिक में क्या सवाल बन सकता है उसको जहन में रखें। हर सवाल का जवाब लिखना और याद करना जरूरी नहीं है। आप किसी एक टॉपिक का भी अगर जवाब लिख लेते हैं तो बेसिकली आपका जो एक्सप्रेशन का, जो आपके लिखने की जो एक सलाहियत है, वो बन जाती है। आप अगर अच्छे से लिखना जानते हैं तो किसी भी मौजू पर, किसी भी विषय पर आप लिखेंगे तो अच्छा ही लिखेंगे। हम ये कह रहे थे कि सिलेबस में आप जब इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सिलेबस का जो ज्यादा अहम हिस्सा है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इस माने कर
कि उससे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, उस पर फोकस कीजिए और उसमें टॉपिक पर तैयारी कीजिए। टॉपिक से जुड़े हुए जो भी एस्पेक्ट्स हैं जिन पर सवाल आते हैं या आ सकते हैं, आप पुराने पेपर्स को देखेंगे, मिल जाते हैं, बाजार में भी आसानी से मिल जाते हैं, तो एक आपको ट्रेंड का अंदाज हो जाएगा, उस पर आप फोकस करें। एक ही सब्जेक्ट पर कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उनको देख लें। और जो हम अभी कह रहे थे कि आपको सबका जवाब लिखने की प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है, आप एक दो सवाल का ही जवाब अगर लिख लेते हैं तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आप किस हद तक एक अच्छी तरह से जवाब लिख सकते हैं। एक बात जो बहुत जरूरी है और ये अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये जो इम्तिहान है बीपीएससी का, ये टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि आपको जो वक्त मिलता है, तकरीबन 3 घंटे का वक्त मिलता है और आपको 5 सवालों का जवाब देना पड़ता है, या अब तो 6 हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपके आंसर्स को लिखने में सभी आंसर्स को बराबर वक्त मिले। ऐसा नहीं, और ये होता है कि आपने पहला आंसर बहुत अच्छा लिखा, दूसरा भी बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आखिरी आंसर तक पहुंचते पहुंचते आप महज 2 पैराग्राफ लिख करके अपना आंसर खत्म करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि वक्त नहीं रहा आपके पास। तो वो अगर आखिर का आंसर आपके खराब हो गया तो उतने नंबर का तो नुकसान आपको हो जाएगा। जरूरत इस बात की कि सभी 6 सवालों का जवाब आप दीजिए, अच्छी तरह दीजिए। अच्छी तरह का मतलब ये नहीं कि सब एक ही लेवल के होंगे, कुछ ज्यादा अच्छा होगा, कुछ कम अच्छा होगा, कुछ थोड़ा कमजोर भी होगा, लेकिन सभी का कवरेज हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छूट जाए, या आपने लिखा तो बराए नाम आप 2-3 पैराग्राफ लिख सके। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सिलेबस के बारे में बात करते हुए आज मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए आप सिर्फ किताबों के बारे में बताते हैं, या आप ये भी कहते हैं अखबारों के बारे में, मैगजीन्स के बारे में पढ़ने के लिए? कि जनरल स्टडीज में हमने पहले आपसे कहा कि कई चीजें आती, तो उसमें एक बड़ा सेगमेंट है जो इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से होता है जी। तो उसके लिए तो आपको अपडेट रहने के लिए किताबें पढ़नी है, और साथ में बल्कि ज्यादा आपको अखबारों को और मैगजीन्स को देखना होगा, जिसमें न्यूज कवरेज है, अप टू डेट जो इंफॉर्मेशन है, या जो नए करंट इश्यूज हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, उनको देखना होगा। तो वो जरूरी है। और मैगजीन्स उसी तरह से जी, मैगजीन्स में जी, मैगजीन्स में जी, बिल्कुल मैगजीन्स में भी और न्यूज़पेपर्स में भी, दोनों में आपको मिलेगा ये। अब ये कि कौन सा मैगजीन पढ़ें जी तो ये फिर चॉइस है, आपको जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे योजना है या कुरुक्षेत्र जो प्रकाशन विभाग का है, जो बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है, बिल्कुल वो तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है, ऑथेंटिक डेटा, उसको तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन जहां पर कुछ ओपिनियन की बात हो तो वहां पर फिर आपको ज्यादा वाइडर कैनवस को देखना होगा। और ये भी हम आपसे कह रहे थे कि आपने ही योजना की बात कही, तो जनरल स्टडीज में इकोनॉमी पर भी सवाल आते हैं। तो किताबों में आपको तो अपडेटेड जो सिचुएशन है या जो नया डेटा है या उसका जो एनालिसिस है, वो किताबों में नहीं मिलेगा, उनको छपे हुए कुछ वक्त गुजर जाता है, तो फिर वहां पर आपको मैगजीन्स की जरूरत होगी। इसी तरह पॉलिटी पर सवाल आता है, तो पॉलिटी में जो करंट इश्यूज हैं उन पर सवाल आएगा, तो आपको पुरानी किताबें काम नहीं आएंगी। ज्योग्राफी में मान लीजिए कुछ इश्यूज हैं ऐसे जो आज बहुत रेलेवेंट हो गए हैं, एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, तो उसके लिए भी आपको अपडेट रहना चाहिए। किताबें इसलिए बहुत जरूरी हैं और उनको आप नहीं तर्क कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन उसी पर बनता है। और जब एक बार फाउंडेशन बन जाता है, एक बार आपको एक समझ बन जाती है, आपका एक पर्सपेक्टिव आपका डेवलप कर जाता है, एक परिप्रेक्ष्य आपके सामने बन जाता है, तब उसमें आप वर्तमान समस्याओं के बारे में भी, करंट इश्यूज के बारे में भी आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप करंट अफेयर्स पर एडिटोरियल लिख करके आ जाइए और बेसिक फैक्ट्स के बारे में आपको कुछ पता नहीं, आपके आंसर में वो नहीं आ पाते हैं, तो फिर वो आंसर अच्छा नहीं होगा। इसलिए किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, और सही किताबों को पढ़ना ही बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है ही। वो जब तक किताबें स्टैंडर्ड की नहीं होंगी, और हम इसीलिए अभी उस पर भी आ रहे थे कि किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसको एनरिच करने के लिए आप मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स को देखिए, और प्लस हर्ष भवन की चूंकि बात हो रही है, तो वहां जो क्लासेस होते हैं वो
तकरीबन सभी पॉपुलर सब्जेक्ट्स के होते हैं, जनरल स्टडीज के तो होते ही, और बहुत इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों होते हैं। तो क्लास के लेक्चर्स पर तवज्जो दीजिए। बहुत सारी चीजें जो आपको 5-10 किताब को पढ़ करके या 5-6 मैगजीन को पढ़ करके मालूम होगी, वो जो लेक्चर होता है, जो डिस्कशन होता है, उसमें इन चीजों का एक जिस्ट, उसका एक सार या सारांश आपको मिल जाता है। तो वो आपके लिए बहुत मजेदार होता है। उन लेक्चर्स का वीडियो भी बनाते हैं आप लोग? नहीं, अभी तो ऐसा अभी नहीं, कुछ शायद नहीं हो रहा है, मेरे इल्म में तो नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आज हम लोगों ने सिलेबस के बारे में बात की, बीपीएससी के। इससे पहले हम लोगों ने बीपीएससी की शुरुआती जानकारी ली थी आपसे, और हम लोगों को जैसे ही मौका मिलेगा आपसे आगे जो है बीपीएससी में रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, और उसकी सीट की कितनी संख्या है इसके बारे में बात करेंगे, ताकि अलग अलग तरीके से लोग। हाँ, नहीं, वो आपको ये बात बता दें कि रिजर्वेशन तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सभी, और कितनी सीट रिजर्व है वो डिपेंड करता है इस पर कि कितनी वैकेंसी है। तो उसका एक फॉर्मूला है, और वो हालात अगली बार हम लोग इस पर बात करेंगे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको आपसे लगातार मार्गदर्शन मिलता रहे। पिछली बार का जो वीडियो था काफी लोगों ने पसंद किया था, और काफी लोगों ने सवालात भी किए थे। उम्मीद है कि इस बार भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनके मन में अगर कोई सवाल होगा तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे, दूसरे को भी शेयर करेंगे, ताकि सबको इसका फायदा हो। आप सबका बहुत शुक्रिया।